हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @गेट सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में ये नई वीडियो है और इसमें मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड करने वाली हूँ। और उसी की सीरीज़ में ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में अफ़गान प्रभुत्व, यानी बिहार में कैसे अफ़गानों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, किन किन क्षेत्रों पर हुआ, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में अफ़गान प्रभुत्व। 1398 से लेकर 99 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बन गया। बक्सर और दरभंगा तक जौनपुर के राज्य का विस्तार हुआ, जबकि शेष भागों पर अधिकार के लिए बंगाल के शासक प्रयासशील रहे। अर्थात जो बक्सर और दरभंगा तक जितना भी था, मतलब जौनपुर के जो राज्य थे, ठीक है, उनका तो पूरा विस्तार हुआ ही, लेकिन जो क्षेत्र बच गए थे उन पर भी वो अपना अधिकार जताने के लिए, अधिकार जमाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास कर रखा था। जौनपुर के शर्की और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, जो आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के बीच चलता रहा। सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से लेकर 96 में हुसैन शाह शर्की को पराजित कर उसने दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक नियुक्त किया। अंततः सिकंदर लोदी ने 1504 के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारण कर लिया। लोदी के शासकों के काल में बिहार के क्षेत्र में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई, है ना। तो मतलब जब लोदी के शासकों का काल आया, मतलब जब लोदी के शासक यहाँ पे शासन करने लगे बिहार के क्षेत्रों पे, तो धीरे धीरे अब जो नुहानी अफगान थे वो भी अपनी मजबूती और पकड़ बनाने लगे थे। इस क्षेत्र के गवर्नर दरिया खान नुहानी से इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे और वह एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए विचार कर रहा था, परंतु 1523 में उसकी मृत्यु हो गई। 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी शासक इब्राहिम की हार के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली। वह दरिया खान नुहानी का पुत्र था और उसका निजी नाम बहार खां था, इसे ध्यान रखें। उसका साथ नुहानी और फरमूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। मुगलों से इनका आरंभिक संघर्ष भी हुआ जब इन्होंने पश्चिम की दिशा में विस्तार के प्रयास किए। बाबर ने इन अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हुमायूं को आदेश दिया था, जिसने जौनपुर पर अफगानों के नियंत्रण का प्रयास विफल कर दिया, यानी अफगान वहाँ पे इनसे हार चुके थे। इस समय बिहार में 2 अफगान शासकों का नियंत्रण था। दक्षिण बिहार का क्षेत्र पूर्व में मुंगेर तक मोहम्मद शाह के नियंत्रण में था, जबकि उत्तर का क्षेत्र पश्चिम में बलिया और सारण तक बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के अधीन था। बाबर का विद्रोह करने के उद्देश्य से यह अफगान शासक एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे। इसी बीच महमूद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी आरंभ की। बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में इन अफगानों को पराजित कर दिया, मतलब उनको हरा दिया था। संभवतः उसने बक्सर और चौसा तक अधिकार कर लिया। मनेर तक आने और बड़ी दरगाह पर हाजिरी देने की चर्चा उसने स्वयं तुजुके बाबरी में की है। महमूद लोदी की विस्थापित कर बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। बाबर की मृत्यु और हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर पूर्वी भारत के अफगानों ने फिर एक बार मुगलों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। हुमायूं ने 1532 में दौरा की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। इसी के साथ बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। बिहार में नुहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक नए नेता के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ।
वह फरीद खां अथवा शेरशाह सूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह का जन्म संभवतः 1446 में हुआ था। उसका पिता हसन खां सूर सहसराम का जागीरदार था। एक युवक के रूप में शेरशाह ने सहसराम की जागीर का प्रशासन संभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप दिया। इसी क्रम में उसने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया, जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। इस प्रबंध की विशेषता यह थी कि इसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। शेरशाह ने इसी क्षेत्र में अपनी राजनैतिक स्थिति भी सुदृढ़ करने के उपाय किए। उसने हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष के पहले बिहार के अल्पायु नुहानी शासक जलाल खां के दरबार में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली, यानी अब उसकी पकड़ बना ली उसने। इस क्रम में उसे नुहानी सरदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें बंगाल के शासक की सहायता प्राप्त थी। 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली। 1537 में उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और 1539 में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा की निर्णायक लड़ाई में पराजित किया। मुगल सत्ता का अब नाम मात्र की रह गई। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो मुगल सत्ता के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ सब बस नाम मात्र का रह गया। अगले वर्ष 1540 शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के क्षेत्र में हुमायूं को पुनः पराजित करके अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। हुमायूं ईरान में शरणार्थी हुआ। इस प्रकार बिहार के क्षेत्र ने फिर एक बार भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई। मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों के सफल विरोध का यह प्रमुख केंद्र रहा। इस पर 5 लाख रुपए खर्च हुए। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया। उसने इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। और कब बनाया? 1541 में। तब से पटना नगर का इतिहास निरंतर बना रहा है। इस दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी में मिलती है। उसके अनुसार इस नगर की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर शेरशाह इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। शेरशाह ने बिहार की राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक रेखा का नवनिर्धारण किया। उसने गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों को एकीकृत कर नई इकाई संगठित की। विगत शताब्दियों के उतार चढ़ाव के बाद आज बिहार की राजनीतिक सीमाएं वस्तुतः वही हैं जो शेरशाह के द्वारा निर्धारित की गई थी। अबू फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास से तेलियागढ़ी और तिरहुत के पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारें और 199 परगणे थे, जिनसे 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। औरंगजेब के समय तक बर्निए के अनुसार इसमें 8 सरकारें 245 परगने थे, जिनसे 96 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। तो ये रहा, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि अफ़गानों का प्रभुत्व किस तरह से पूरे बिहार पे उस समय छाया था। तो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।